हेलो दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी। और थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेस एंड नॉमेनक्लेचर। जैसा कि ये क्लास आपको एनईपी के अंतर्गत दी जा रही है, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 में। एनईपी के अंतर्गत जो आपका बॉटनी का पेपर टाइटल है वह है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका पेपर टाइटल है। इसमें कुल मिलाकर के 8 यूनिट्स आपको पढ़नी हैं। तो जिसमें आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी यूनिट नंबर फर्स्ट, टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर, यानी कि पादप वर्ग की संसाधन और नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। ओके, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और हमारे जो स्टूडेंट एप्लीकेशन पे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप सबको क्लियर कर दूँ। देखिए दोस्तों, इस बार आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, यूनिट बाय यूनिट क्लास दी जाएगी। और जो एसपीएस स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड किए हैं, जैसे जो भी छात्र छात्राएँ, वहाँ पर आप आरंभ बैच के नाम से 199 रुपीज़ का बैच आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। जो डिटेल है वो वहीं पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर आपको क्या सुविधा मिलने वाली है ये सारी जानकारी दी गई है, तो आप लोग एक बार कंफर्म करके ही बैच परचेज कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक जो हमारा है वो है कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी है यानी कि वर्गीकीय घटक। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी का यह होता है वर्गीकीय घटक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टैक्सोनॉमी आखिर में होती क्या है। टैक्सोनॉमी जो ये आप देख रहे हैं, ये टैक्सोनॉमी क्या है, इसके फादर कौन है। देखिए दोस्तों, टैक्सोनॉमी किसी विविक्त बिंदुओं के समूह वर्गों में बांटकर आयोजित करने को कहा जाता है। टैक्सोनॉमिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी, वो हुई थी ग्रीक भाषा से। कहाँ से हुई थी दोस्तों, ग्रीक भाषा से हुई थी। और ग्रीक भाषा से हुई थी, ये ग्रीक भाषा 2 शब्दों से मिलकर के बना था। कौन कौन से शब्द, यानी कि जो ग्रीक शब्द हैं टैक्सोनॉमी, जिसमें आपका कौन सा सम्मिलित है, एक है टैक्सिस, टैक्सिस प्लस नॉमस, टैक्सिस प्लस नॉमस। ठीक है, अब ये टैक्सिस का मतलब क्या होता है। देखिए, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि व्यवस्थित रूप। टैक्सिस का क्या मतलब है, व्यवस्थित रूप। और नॉमस का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है लॉ यानी कि नियम। तो एक व्यवस्थित नियम को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके जनक कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है भाई, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। कौन है, कैरोलस लीनियस जो हैं ये टैक्सोनॉमी के जनक हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कि टैक्सोनॉमी एक व्यवस्थित रूप का नियम है, यानी कि अरेंजमेंट्स लॉ। टैक्सोनॉमिक का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट्स लॉ यानी कि व्यवस्थित रूप नियम। ठीक है, अगर कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, तो मेजर जो कंपोनेंट टैक्सोनॉमी है वो 3 टाइप्स हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी के घटक कौन कौन से हैं। ओके, चलिए तो देखिए दोस्तों, वेरियस सिस्टमैटिक एक्शन आर एम्ड स्टेबलाइजिंग एन आइडियल क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच नीड प्रोसीड्यूर सच एज आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग एंड बिल्डिंग द एफिनिटीज। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो विभिन्न प्रकार के व्यवस्थित क्रियाओं का उद्देश्य एक आदर्श वर्गीकरण प्रणाली की स्थापना करना है, जिसके लिए प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि पहचान, विवरण, नाम पद्धति और समानताएं बनाना। अब वर्गीकी के घटक क्या हैं, वर्गीकी के घटक जो हैं इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया सम्मिलित हैं, जिसमें आप पहचान, किसी भी टैक्सोनॉमी यानी कंपोनेंट का पहचान करेंगे, उसके विवरण के बारे में, उसके नाम पद्धति और उसकी सामान्यताएं क्या हैं इसके बारे में आपको जानकारी देता है। दिस अलाउ फॉर इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टू बी यूज बाय द डिफरेंट पर्सनल हु आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एरिया ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन।
दोस्तों ये विभिन्न कर्मियों द्वारा बेहतर सूचना प्रबंधन का उपयोग करने की अनुमति देता है। जो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी है वो विभिन्न प्रकार की जो कर्मियों हैं उनके द्वारा एक बेहतर सूचना प्रबंधन का उपयोग करने की क्या देता है, अनुमति देता है, जो कि पादप संरचना और संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में खोज कर रहे हैं। ओके, फॉलोइंग आर द सेवरल एलिमेंट्स एंड सिस्टमेटिक्स, यानी कि वर्गीकरण पद्धति के कई तत्व हैं जो कि निम्नलिखित दिए गए हैं। अब कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी कितने हैं? पहला आपका है आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, दूसरा है नोमेनक्लेचर यानी कि नाम पद्धति, तीसरा है सिस्टमैटिक ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ये वर्गीकरण के 3 मेन कंपोनेंट हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, चलिए हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका क्या है, इसमें आइडेंटिफिकेशन है। तो हम डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, किस प्रकार से हम किसी भी एक टैक्सॉन की पहचान करेंगे। ठीक है, तो पहला है आइडेंटिफाइंग एन अनआइडेंटिफाइड स्पेसिमेन विथ एन ऑलरेडी नोन टैक्सॉन एंड गिवन ए करेक्ट रैंक एंड प्लेस इन एन एग्जिस्टिंग टैक्सोनॉमी इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। यानी कि पहले से जो ज्ञात टैक्सॉन हैं उनके साथ एक अज्ञात नमूने की पहचान करना और मौजूदा वर्गीकरण में एक उचित श्रेणी स्थान देना पहचान या निर्धारण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो पहले से कोई भी एक टैक्सॉन है उसके बारे में आपको एक अज्ञात नमूना, कोई भी एक टैक्सॉन है, ठीक है, उसके बारे में क्या है, एक अज्ञात प्रकार का नमूना, ठीक है। अब उस नमूने के बारे में मौजूदगी वर्गीकरण के निर्धारण के रूप में जो जाना जाता है, उसको उचित स्थान दे करके उसका नामकरण करके उसको पहचाना जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। इन द रियलिटी इट्स रिक्वायर गिविंग एन अननोन स्पेसिमेन ए नेम। दोस्तों, वास्तव में इसके लिए एक अज्ञात नमूने को एक नाम देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने कोई भी एक अज्ञात, मान लिया कि आप अभी हमारा चैनल देख रहे हैं, आप हमें लाइक कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे से कुछ चीज़ें अर्जित कर रहे हैं, लेकिन आपको हमारे बारे में कन्फर्म पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वास्तव में जो आप कोई ना कोई नामकरण करेंगे। कुछ लोग क्या है, एसपी स्टडी पॉइंट को एसपी स्टडी पॉइंट, कुछ लोग एसपी सर के नाम से हमारा नाम मेंशन किए हैं, कुछ सोनू सर के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या देना है, वास्तव में इसके लिए एक अज्ञात नमूना, कोई भी अज्ञात नमूना, उसको अज्ञात तो बोलेंगे नहीं कि मुझे पता नहीं, उसको एक नामकरण देना है। ठीक है, तो उसको एक नाम की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे दिया जाता है, दिस कैन बी ए completed by the visiting a herbarium and comparing the certain specimen to herbarium specimens that having been properly recognized। दोस्तों, यह एक हर्बेरियम का निरीक्षण करने के लिए, ये जो है एक हर्बेरियम का निरीक्षण करके और अनिश्चित नमूनों की तुलना हर्बेरियम नमूनों से प्राप्त किया जा सकता है जिन्हें ठीक से पहचाना गया है। दोस्तों, अब ये हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम वह स्थान होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादप, प्लांट, पौधे, उनको एकत्रित करके जो नष्ट होने वाली, जिनकी प्रजातियाँ मिलना अब दुर्लभ हैं, उन सबको एक हर्बेरियम सीट यानी कि एक संग्रहालय के रूप में उनको संरक्षित किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। ओके, अल्टरनेटली द specimen might be submitted to a field specialist who can assist with the identification। यानी कि वैकल्पिक रूप से एक क्षेत्र विशेषज्ञ को प्रस्तुत किया जा सकता है। जो वैकल्पिक रूप से ये किसको दिया जाता है, ये पहचान कौन करता है, एक नमूने का पहचान जो उसके उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हु कैन असाइन एंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि पहचान में क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैन बी ए कंप्लीटेड थ्रू यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन की ऑफर्ड इन द वेरियस फॉर्म ऑफ द लिटरेचर सच एट फ्लोरा, मोनोग्राफिक्स एंड मैनुअल्स। यानी कि जो विभिन्न रूप से साहित्यिक के क्षेत्र में अगर बात करें तो साहित्यिक रूप से विभिन्न रूपों जैसे कि फ्लोरा, मोनोग्राफ और मैनुअल में दी जाने वाली पहचान कुंजियों के उपयोग के माध्यम से पहचान को पूरा किया जा सकता है। तो ये रही पहचान की पद्धति, आइडेंटिफिकेशन की पद्धति। अब दूसरा है नामकरण। आपका दूसरा क्या है दोस्तों, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण पद्धति।
तो किसी भी टैक्सोनॉमिक एलिमेंट्स या प्लांट्स का क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ये नामकरण पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टैक्सॉन इट शुड बी गिवन ए साइंटिफिक नेम। देखिए, एक टैक्सॉन की पहचान के बाद इसे एक वैज्ञानिक नाम दिया जाना चाहिए। ठीक है, जब हम पहचान कर लेंगे कि ये किस कुल का है, किस प्रजाति का है, तो हम क्या करेंगे, उसका नामकरण देंगे, एक साइंटिफिक नेम देंगे। दस द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ए करेक्ट नेम फॉर ए टैक्सॉन इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। इस प्रकार एक टैक्सॉन के लिए एक सही नाम का निर्धारण जो करने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, नामकरण पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये जो टैक्सोनॉमिक नॉमेनक्लेचर है ये क्या है, तो आप बताएंगे कि जब एक टैक्सॉन की जब पहचान कर ली जाती है तो उसे एक व्यवस्थित या एक वैज्ञानिक नाम लेना चाहिए, और इस प्रकार का टैक्सॉन का एक सही नामकरण जो किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, नामकरण पद्धति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े भाई। इट इज ए क्लियर एंड विजली एक्सेप्ट सिस्टम ऑफ रूल दैट द बॉटनिस्ट यूज द नेमिंग न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट। देखिए, यह नियम की एक स्पष्ट तथा व्यापक रूप से स्वीकृत प्रणाली है जिसका उपयोग वनस्पतिक नए नए खोजों के आधार पर पौधे के नामकरण के लिए करते हैं। देखिए, इतनी बात कंफर्म हो गई आप लोग को, इतनी बात क्लियर है सभी लोग, तो हम सब करके बता दीजिए भाई। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नामकरण पद्धति के बारे में हम पढ़ रहे थे, और नामकरण पद्धति में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कोई एक टैक्सॉन है जिसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और जब आइडेंटिफिकेशन हम कर लेते हैं तो उसको एक वैज्ञानिक नाम देना चाहिए, यानी कि एक व्यवस्थित रूप से उसका नामकरण होना चाहिए। और ये व्यवस्थित रूप से नामकरण करने की, नाम रखने की जो पद्धति है, इसी को हम क्या कहते हैं, नामकरण पद्धति के रूप में जानते हैं। ये एक नियम की एक प्रकार का स्पष्ट तथा व्यापक रूप से स्वीकृत एक प्रणाली है जिसका उपयोग जो वनस्पतिज्ञ हैं वो नए नए खोज किए गए पौधों के नामकरण के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN रेगुलेटेड प्लांट नॉमेनक्लेचर थ्रू इट्स द रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतिक नामकरण संहिता जिसे ICBN के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, ICBN। अब इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतिक नाम संहिता जिसे ICBN के नाम से जानते हैं, अपने नियम तथा सलाह के माध्यम से पौधों के नाम पद्धति को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ये पौधों के नामकरण को नियंत्रित करता है। ओके, द बोटेनिकल कोड विच इज रिसीव्ड इन एवरी 6 years or so aimed in selecting a single accurate name of taxon with a certain conservation location and rank from। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतिक नामकरण संहिता जिसे ICBN कहते हैं, वो अपने नियम तथा सलाह के माध्यम से किसी भी पौधे का जो नाम पद्धति है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है, तथा वनस्पतिक संहिता जिसे हर 6 साल में संशोधित किया जा सकता है, उपलब्ध कई प्रकार के वैज्ञानिक नियमों में से एक निश्चित सीमा तथा स्थान के श्रेणी में सम्मिलित होती है। तो ये रही आपके नामकरण की पद्धति। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो तीसरा है वह है क्लासिफिकेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, क्लासिफिकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लासिफिकेशन में कई सारे चरण होते हैं, कई चरणों में संपन्न होती है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के नाम से आप समझ रहे हैं कि वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमने नॉमेनक्लेचर किया। अब हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन, यानी कि इसको विभिन्न विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने की प्रणाली होगी। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ए डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द कैटेगरी बेस्ड देयर द सिमिलरिटीज इज टर्म्ड द क्लासिफिकेशन। जीवों को उनकी सामान्यता के आधार पर श्रेणियों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है, द सर्टेन आर द ग्रुपेड इनटू इंक्रीजिंगली inclusive group until all them are grouped into a single most inclusive category। दोस्तों,
जीवों को तेजी से समावेशी समूहों में बांटा गया है जब तक कि उन सभी को एक सबसे महत्वपूर्ण समावेशी श्रेणी में समूहित नहीं किया जाता है। असाइनिंग प्रॉपर लोकेशन एंड रैंक टू ए न्यू टेक्सॉन, ब्रेकिंग ए टेक्सॉन इनटू द सिमिलर यूनिट्स। एक नए टेक्सान को उचित स्थान और क्रम नियुक्ति करना, एक टेक्सान को छोटी इकाइयों में तोड़ना या दो से अधिक टेक्सा को एक में मिलाकर के एक समूह से दूसरे समूह में अपनी स्थिति को स्थानांतरित करना, इस पूरे क्रम को क्या कहते हैं? वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आप लोग समझ गए। क्लासिफिकेशन क्या है कि जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, फिर हम नॉमनक्लेचर कर लेंगे, और नॉमनक्लेचर करने के बाद में यानी नाम रखने के बाद में किसी भी एक टेक्सान को उचित स्थान और क्रम में नियुक्त कर देंगे। एक टेक्सान को छोटी इकाइयों में तोड़ने या दो से अधिक टेक्सा को एक साथ मिला करके एक समूह से दूसरे समूह में अपनी स्थिति को स्थानांतरित करना, इन क्रम को बदलना सभी वर्गीकरण प्रणालियों का हिस्सा है। और वर्गीकी है वो संस्थाओं को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत करता है। ठीक है, यानी टेक्सोनोमिक एंटिटी आर क्लासिफाइड इन ए वैरायटी ऑफ वेज। अब देखिए वर्गीकरण की कितनी पद्धतियां हैं। वर्गीकरण में दोस्तों पहला तो हो जाता है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली। अब हम समझेंगे कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली क्या है। फिर दूसरा आपका है नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण। तीसरा आपका है फेनेटिक वर्गीकरण यानी फेनेटिक क्लासिफिकेशन, और चौथा है फाइलोजेनेटिक यानी जातवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं भाई? क्लासिफिकेशन ने पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन की प्रणाली पढ़नी है। तो पहला आपका क्या है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसे कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है? दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल फीचर लाइक द हाइट, कलर फ्रॉम etc, ओपन द इरिस्पेक्टिव और दियर एफिनिटी। जो कृत्रिम वर्गीकरण है ये एक प्रकार का वर्गीकरण है जो कि कुछ आसानी से सुस्पष्ट विशेषताओं के आधार पर होता है, जैसे कि प्रवृत्ति, यानी कि उनकी प्रवृत्ति को देख करके। कृत्रिम वर्गीकरण में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कोई भी टेक्सॉन है उसकी क्या देखें, उसकी प्रकृति, यानी कि वो किस प्रकार से प्रकृति में है। ठीक है, प्रकृति उसकी कैसी है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करना, उसके कलर के आधार पर, रंग के आधार पर वर्गीकरण कर देना, उसके रूप के आधार पर उसकी पहचान कर देना है, उसका वर्गीकरण कर देना है। अक्सर उन समानताओं के अतिरिक्त को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की जो प्रणाली है उसको कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। दूसरा आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसे प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली के नाम से जानते हैं। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो क्या है? प्राकृतिक वर्गीकरण। दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी मोस्टली ऑन द ग्रास मॉर्फोलॉजी। इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो समग्र समानता पर आधारित होता है। देखिए प्राकृतिक, आप यहाँ पर देख रहे हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन एक प्रकार की ऐसी जो है वर्गीकरण की पद्धति है जिसमें समग्र तथा समानता निर्धारित होती है, और इसके आधार पर क्या किया जाता है? ज़्यादातर ये शकल तथा आकृति पर, मतलब कि ये आप क्या समझ रहे? आप समझ रहे, देख रहे हैं जो प्राकृतिक, जैसे प्राकृति के द्वारा कोई चीज़ निर्धारित की जा रही है तो उसका निर्धारण प्राकृति के ही द्वारा होगा, उसमें कोई भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। सो नेचुरल क्लासिफिकेशन ये क्या कहलाती है? इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है जिसमें समग्र समानता आधारित होती है, ज़्यादातर शकल आकृति पर आधारित होती है, उनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। तीसरा आपका है दोस्तों फेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये फेनेटिक वर्गीकरण क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यूज डेटा फ्रॉम ऑल established source including the morphology, anatomy, embryology, cytochemistry, ultrastructure and all discipline of research to determine overall similarity in the term of phenetic link। देखिए जो फेनेटिक वर्गीकरण प्रणाली है, इस प्रकार के वर्गीकरण जो फेनेटिक लिंक के संदर्भ में
समग्र समानता निर्धारित करने के लिए आकृति विज्ञान, शरीर संरचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, पादप विज्ञान, परासंरचना अनुसंधान के सभी विषय सहित सभी सुलभ स्रोतों के डाटा का उपयोग करना, ये क्या कहलाता है? ये आपका फोनेटिक वर्गीकरण कहलाता है। स्नेथ और सोकल ने 1973 में इस वर्गीकरण का प्रमुख प्रस्ताव रखा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों? आपका लास्ट जो है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसे क्या कहते हैं? जात वृत्तीय वर्गीकरण। आप देख लें जात वृत्तीय यानी कि जात के आधार पर, आपको देखिए टाइप्स में ही दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? जात वृत्तीय यानी कि जात के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट ऑफन द ओवरलैप इन प्रैक्टिस एंड बेस्ड ऑन कॉमन एबिलिटरी डिसीजन। यानी कि इस प्रकार के वर्गीकरण जो होते हैं उनमें परस्पर विशिष्टता नहीं होती है, लेकिन अक्सर पद्धति में अतिव्यापन होता है और समान विकासवादी वंश पर ये आधारित होते हैं। ठीक है, यानी जात वृत्तीय यानी जात के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो आज दोस्तों फाइनली हमने क्या क्या सीख लिया? हमने आज पढ़ा टेक्सोनोमिक रिसोर्सेस एंड नॉमेनक्लेचर, और उसमें हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा? हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनोमी। कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनोमी में क्या हमने देखा? कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनोमी पहला टॉपिक हमने क्या देखा? जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन देखा, नॉमेनक्लेचर की प्रणाली हमने पढ़ लिया और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन में 4 प्रकार थे, जिसमें आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन, फोनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें सम्मिलित थी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो होगा टेक्सोनोमिक रिसोर्सेस, जिसमें हम हर्बेरियम सीड के बारे में पढ़ेंगे और बोटेनिकल गार्डन। कल हम डिस्कस करेंगे बोटेनिकल गार्डन के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जैसा कि आज जो मैंने डिस्कस किया है वो आप देख लीजिएगा। कल की जो क्लास रहेगी, कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम क्या होती है, और हर्बेरियम के बाद में हर्बेरियम जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोटेनिकल गार्डन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज की ये क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास का PDF आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा आपके कोर्स के आधार पर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।